नमस्कार दोस्तों। स्टोरी स्टेशन में मैं भारती दीक्षित आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने आपको पिछली दफा बताया ही था कि स्टोरी स्टेशन में होंगी ढेर सारी कहानियां और होंगे कुछ किस्से। कहानियां कुछ आपकी, किस्से कुछ हमारे। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ एक लोक कथा। जी हाँ, लोक कथा। लोक कथा के बारे में हम आप अमूमन जानते ही हैं कि लोक कथा जनसाधारण में प्रचलित ऐसी कथाएं हैं जो अपने साथ ज्ञान, समझ और नैतिक मूल्य लिए हुए चलती रहती हैं। ये कथाएं हमें पिछली पीढ़ी से विरासत के रूप में मिलती हैं और इन्हें हम आगे वाली पीढ़ी को नैतिक मूल्यों की अमूल्य धरोहर के रूप में सौंप देते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो आज हम कथा सुन रहे हैं मनीष वैद्य द्वारा लिखित भूली भटियारिन का कुआं। दोस्तों, ये कथा यदि आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम सुने वो लोक कथा भूली भटियारिन का कुआं। ऐसा कैसे हो सकता है जब आसपास के गांवों में लोग बूंद बूंद पानी तक को तरस रहे हों, तो इस गांव में ऐसा कुछ नहीं। भूली भटियारिन का कुआं पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। इस कुएं के नाम ने भी मेरे भीतर कौतूहल जगा दिया था। आखिर वह कौन थी और उसके इस कुएं का राज क्या है। वह मेरी नौकरी का पहला साल था और मुझे उस गांव में रात रुकना पड़ा था। चांद की एक फांक आसमान में टंगी थी। तारों भरे आसमान के नीचे आंगन में खटिया पर लेटे हुए इस बारे में मैंने जग्गी माँ से पूछा तो उनकी आंखों में कोई आग से चमकी थी। वे तफसील से भूली भटियारिन की कहानी सुनाने लगी। उन दिनों न तो आज की तरह सड़कें थीं और ना ही ऐसे वाहन। देशाटन और तीरथ जाने वाले पैदल यात्री जिस गांव में शाम होती वहीं रात रुक जाते, फिर सुबह आगे बढ़ते। रास्तों पर सराय हुआ करती थी, बीच में आंगन और आसपास कुछ कमरे। इनमें भटियारिन होती जो राहगीरों के लिए भोजन बनाती। भूली भटियारिन की सराय के दरवाजे पर एक शाम बांका सजीला घुड़सवार आकर रुका। वह प्यासा था। कुएं की पाल पर उसने अपने दोनों हाथों की पोक बना ली और वह उसे घड़े से पानी पिलाने लगी। अनायास उसकी आंखें ऊपर उठी और वे भूली की आंखों में समा गई। वह एक पल को अचकचाई, पर दूसरे ही पल उसकी आंखें युवक की आंखों में हिलक कर गई। शाम के उस गहरे धुंधलके में प्रेम का कोई अखुआं फूटा था कि उसके उजाले से सराय रोशन हो उठी। मौसम की पहली रिमझिम बारिश ने धरती के ताप को सोख लिया। पूरी रात उम्मीद के जुगनू टिमटिमाते रहे और किसी ने सितार के तार छेड़ दिए। अगली सुबह सराय खाली थी। घोड़े की पीठ पर सवार युवक के साथ भूली दूर निकल चुकी थी। प्रेम का सागर उसके मन में हिलोरे मारता था। भूली निहाल हो उठी। वे दुनिया की तमाम रिवायतों से दूर अपने ही वितान में आकंठ डूबे थे। रास्तों के जंगल और पहाड़ों ने बाहें पसार कर उन्हें अपनी गोद में जगह दी। नदियों और झरनों के पानी ने उनके कंठ को तृप्त किया। उसमें नहाकर वे फिर ताजे हुए। धरती पर हरी धूप का बिछौना और आसमान का चादर ताने वे गहरे प्रेम में डूबे थे। उनकी आंखों में सपने झिलमिलाते और मन में दूर तक हुलांचे भरता रहता। कई दिन वे इसी तरह चलते रहे। यायावरी के उनके वे दिन प्रेम और फक्कड़ मस्ती के थे। जंगलों का उन्हें डर नहीं था। बाग बगीचे, नदी पहाड़, खेत खलिहान, गांव कस्बे लांघते हुए उनके तन मन बंजारे हो उठे थे। प्रेम का वक्फा हमेशा ही बहुत छोटा हुआ करता है। आंख झपकते न जाने कब खत्म हो जाए। एक दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे। उसने सुबह उठकर देखा तो न युवक था और न घोड़ा। इंतजार करते हुए शाम हो गई, लेकिन वह न जाने कहाँ खो गया था। आसपास ढूंढा, तलाशा, पर जब 7 दिन गुजर गए
तो भूली ने सोचा वह अपनी सराय में लौट जाए। वह लौटेगा तो उसे तलाशते हुए वहां एक बार जरूर आएगा। वह लौट आई, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। भाई और भाभीियों ने उसे सराय की सीढ़ियां तक चढ़ने नहीं दी। भाइयों ने कहा, तुमने हमें तबाह कर दिया, दुनिया में हमें बदनाम कर दिया। अब हमारे बच्चों से कौन शादी ब्याह करेगा? तुम्हारा अब यहाँ कुछ भी नहीं। माँ ने कहा, मेरा तो बुढ़ापा बिगाड़ दिया। मंदिर में गई तो पुजारी ने कहा, तुमने पाप किया है और पापियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। पंच परमेश्वर मानकर पंचों के सामने गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लौट आने की? गांव के बाहर हो जाओ। गांव की नदी या कुएं का पानी मत पीना, किसी खेत से अन्न मत लेना। यहाँ का अन्न पानी अब तुम्हारे लिए नहीं है। कहानी सुनाते हुए उनकी सांस फूलने लगी। झुर्रियों से भरा पूरा चेहरा लाल दमकने लगा। मैं कहानी में खोए खोए नींद और जागने के बीच भूली को अपने भीतर महसूस कर रही थी। भूली की तरह मैंने भी तो प्रेम किया था। मुझे भी तो इसी एवज में घर, परिवार और समाज से हकाल दिया गया था। वह घुड़सवारी नहीं करता था, नब्ज देखकर मर्ज की पहचान करता था। लेकिन मेरा मर्ज कहाँ देख पाया? आगे की पढ़ाई के लिए बादलों पर सवार हुआ वह बागबान सजीला 7 समंदर पार के किसी देश में खो गया। कभी सोचती हूँ कि वह कभी नहीं आएगा, लेकिन मन कहता है एक न एक दिन वह जरूर लौटेगा। कुछ पल रुककर जग्गी माँ कहती है, बेटी, भूली का दुख है ही ऐसा, जो सुनता है उसके कलेजे से भूख उठती है। मैंने पूछा, आगे क्या हुआ? वे फिर सुनाने लगी कि सब तरफ से निराश होकर वह गांव के बाहर बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और सोचा कि कहीं दूर चली जाऊं, पर घुड़सवार तो नहीं आएगा। मौत भी तो उसके भाग में नहीं थी। न सांप आया और ना ही कोई जानवर। आ जाता शायद तो उसे मुक्ति मिल जाती। वह घुड़सवार के इंतजार में कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। बहुत बड़ा था और उसकी कई जड़ें धरती में आकर टिक गई थी। इससे वह धूप और बारिश से बच जाती। पत्ते खाकर पेट भरा, गड्ढों का पानी पीती रही और मुर्दे के छोड़े गए कपड़ों से अपनी लाज बचाई। बदकिस्मती थी कि कभी वह भूले भटके राहगीरों को ठंडा मीठा पानी और भोजन दिया करती थी। आज वह भूली भटकी है तो एक लोटा पानी देने वाला भी कोई नहीं। महीने बीतते गए पर किसी को दया नहीं आई। उससे बात करने ठहरने तक कोई नहीं आता। वह पेड़ पौधों से बात करती। इस तरह उसने अपनी बोली को बचाए रखा। सर्दियों के दिन थे। एक रात उसे प्यास लगी। गड्ढे में देखा तो पानी सूख गया था। उसने थोड़ी दूरी पर नुकीले पत्थरों से गड्ढा खोदना शुरू किया। वह रात भर खोदती रही, लेकिन पानी की बूंद नहीं आई। वह इतना बड़ा गड्ढा खोदना चाहती थी कि उसका पानी गर्मियों में भी नहीं सूखे। सूरज किधर से निकलता और किधर डूब जाता, उसे कोई भान नहीं था। वह तो अपने काम में जुटी रहती, दिन रात लगी रहती। घुड़सवार के लौटने की उम्मीद का भरोसा उसके भीतर की ताकत बन गया। वह खोदती रही। धीरे धीरे गड्ढा कुएं की तरह का आकार लेने लगा। पहले कमर तक और फिर उसके सिर से ऊपर तक का कुआं आ गया। फिर भी खोदती रही। आषाढ़ की एक झुलसती रात में जब वह बड़ की जड़ पर सोई थी कि अचानक पानी की छलछल आवाज से उठ बैठी। उजबक सी चारों तरफ देखने लगी। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी।
उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहां पानी की तेज आव फूट आई थी और पानी कुएं को भर रहा था। पंचों ने फैसला दिया कि कोई उसके कुएं का पानी तो दूर, कोई छुएगा तक नहीं। वह सोचती कि घुड़सवार आएगा तो उसे यहीं रोक लूंगी, फिर एक सराय बनाएंगे। वह कुएं से अपनी जरूरत का पानी लेती। पानी आया तो उसने क्यारियां लगाई, फल फूल के पौधे लगाए। थोड़े ही दिनों में वह जगह सुंदर हो गई। कुछ सालों बाद एक बार इलाके में बारिश नहीं हुई, खेत खाली पड़े रहे, नदी और कुओं का पानी भी सूख गया। अकाल में लोग अन्न पानी को तरसने लगे। पता नहीं यह भूली का श्राप था या गांव की करनी का फल। सारे कुएं कुंडियां सूखे पड़े थे, बस भूली के कुएं में लबालब पानी था। प्यास से लोगों की जान निकलने लगी तो उन्हें भूली के कुएं की याद आई। कोई कहता उसके कुएं में नदी की आव आ गई है, तो कोई कहता खुद गंगा जी आ विराजी है, या उसके कुएं की जड़ पाताल में है। पुजारी ने कहा अकाल ईश्वर का कोप है, इससे हम अन्न जल तक से वंचित हो चुके हैं। प्रकृति के सारे जल स्रोत सूख चुके हैं, लेकिन भूली के कुएं में पर्याप्त पानी है, यानी उसे ईश्वर ने दोषी नहीं माना है। हमें भी अब पानी के लिए उसके सामने ही हाथ पसारने होंगे। लेकिन उससे पानी लेने पर तो पंचों की रोक थी। पंच भी असमंजस में थे। जिसे इतनी बड़ी सजा दी, अन्न जल तक से मोहताज कर गांव से बाहर खदेड़ दिया, उसी की दहलीज पर अब विनती करने कैसे जाएं? उसकी ओछी खोटी बातें कैसे सुनेंगे? और कहीं उसने मना ही कर दिया तो क्या लोगों को प्यास से तड़पते छोड़ देंगे? चौपाल पर पंचों ने कहा अब भूली का कुआं ही हमारी जान बचा सकता है। गांव की प्यास पंचों की प्रतिष्ठा से बड़ी है। आओ सब मिलकर उससे विनती करें। सुबह के उजाले के साथ भूली की झोपड़ी के सामने पूरा गांव हाथ जोड़े खड़ा था। पंचों ने कहा हमसे गलती हो गई। आज पूरे गांव की जिंदगी तुम्हारी दया पर है। तुम्हारा कुआं ही हमारी प्यास बुझा सकता है। भूली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नदी और कुएं किसी एक के नहीं होते, वे तो प्यासे के होते हैं। जो प्यासे हैं वे पानी पी सकते हैं। मेरा तो काम ही भूले भटके लोगों को पानी पिलाना है। गांव को अकाल से बचाने के बाद आज भी यह कुआं प्यासों को पानी पिलाता है, अन्न उपजाता है, जबकि भूली को गुजरे 150 साल बीत गए। उसकी कथा सुनाने वाली जग्गी माँ भी अब नहीं है। कई महीनों बाद आज फिर मैं इस कुएं की पाल पर खड़ी हूं तो भूली के दुखों को अपने कलेजे में पाती हूँ। उसके दुख मेरे आंसुओं में बहने लगते हैं तो कभी किसी बाकी सजीले घुड़सवार की कल्पना में डूब जाती हूँ। उसे बादलों में ढूंढती हूँ,